1920 साल में कल्याणपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में जल सिंह नाम का एक ही व्यक्ति के पास पैसे थे। बाकी के सब शिकार करके ही अपना गुजारा करते थे। जल सिंह ऐसे रहता था जैसे कि उसे किसी भी गांव वालों से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी पत्नी और बेटी के अलावा किसी की परवाह नहीं करता था। क्या बात है मौसी जी, अब क्यों रो रही हो? चुटकी की तबीयत खराब है। यहाँ के वैद्य उसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा इलाज करवाने के लिए पैसे चाहिए, इसलिए मैं जल सिंह के पास गई थी, लेकिन उन्होंने एक पैसा भी देने से साफ इनकार कर दिया है। मौसी जी, अपनी आंखें बंद करके ध्यान से सुनिए। आपको एक आवाज सुनाई देगी, लकड़ियां काटने की। पुष्पा तूफान की तरह पेट काट रहा है। दोपहर तक आपको पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद आप चुटकी का हॉस्पिटल लेकर जा सकते हो। ऐसे कहते हुए केशव वहाँ से चला जाता है। पुष्पा को उस गांव में कुल्हड़ी का देवता कहते हैं, क्योंकि जब भी वो कुल्हड़ी चलाता है, जब या तो किसी बुराई का अंत होता है या फिर किसी का भला होता है। दोपहर तक पुष्पा ढेर सारी लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर पैसे अपने दोस्त केशव को देता है। केशव उन पैसों को ले जाकर चुटकी की माँ को देता है। चुटकी की माँ उन्हें शुक्रिया कहकर वहाँ से अपनी बेटी को लेकर दूसरे गांव चली जाती है, अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए। पुष्पा, सारा गांव जानता है कि तुम ही उनकी मदद करते हो, फिर भी तुम उनकी मदद सामने से क्यों नहीं करते हो? पुष्पराज, मैं वही करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई आकर मुझसे विनती करके जबरदस्ती काम करवाए। ये पुष्पा ऐसा है और वो जल सिंह ना किसी की मदद करता है और ना ही किसी की मदद लेता है। ऐसे में एक दिन जल सिंह की बेटी की तबीयत खराब होती है। उसे कितने अच्छे वैद्य के पास लेकर जाने पर भी, कितनी अच्छी दवाइयाँ खिलाने पर भी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। तभी उसे एक वैद्य मिलता है जो उसकी बेटी को ठीक करने का एक उपाय बताता है। तुम्हारी बेटी का जान सिर्फ एक ही जड़ी बूटी से बच सकती है, जिसका नाम अन्नी बूटी है। वो खून कर जानवरों से भरे हुए काले जंगल में मिलती है। उसके पेट पत्थर से भी सख्त होते हैं, और जब भी कोई भी उस पेड़ को अपनी कुल्हाड़ी चलाता है तो उस पेड़ में से ऐसी भयानक आवाज आती है कि पेड़ काटने वाला डर के मारे वही मर जाता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितने भी खर्चा क्यों ना हो, चाहे कितने भी जाने क्यों ना जाए, मैं उस एनी बुट्टी को हासिल करके ही रहूंगा। ऐसे तुम्हारे समय बर्बाद होगा और तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। ये काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, जिसे लोग कुल्हाड़ी का देवता कहते हैं। नाम है पुष्पराज। इसके अलावा कोई भी उस जड़ी बूटी को नहीं लेकर आ सकता है। जाकर उससे मदद मांगकर देखो। अपनी बेटी के लिए जल सिंह पुष्पराज के पास जाता है और उसे ढेर सारे पैसों का इनाम देने का वादा करता है, बदले में उस जड़ी बूटी की। पुष्पा उसे साफ इनकार कर देता है। पुष्पराज नाम है मेरा। मैं किसी के लिए काम नहीं करता हूँ। तुम जैसे मतलबी और घटिया इंसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। जाओ यहाँ से। तुम खुद का और मेरा
दोनों का वक्त बर्बाद कर रहे हो। ऐसे दोनों एक सिक्के के दो हिस्सों की तरह बात कर रहे थे। तभी केशव अपने दोस्त पुष्पा को समझाता है कि बात सिर्फ उस जल सिंह की नहीं है, बात एक छोटी बच्ची की जिंदगी की है। तब पुष्पा उस जंगल में जाने के लिए मान जाता है और उसके साथ में केशव और जल सिंह भी जाते हैं। पुष्पा रास्ते में कई सारे खूंखार जानवरों से अकेला ही लड़ता हुआ आगे बढ़ता है। वो देखकर जल सिंह को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है और वो मन में ऐसे सोचने लगता है, ये तो सच में ही कुल्हाड़ी का देवता है। ऐसे लड़ना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। आखिरकार पुष्पा उस पेड़ तक पहुंच जाता है और पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाते ही वो भयानक आवाजें शुरू हो जाती है। वो आवाजें सुनकर पहले केशव बेहोश होता है और उसके बाद जल सिंह। पुष्पा अकेला बहादुरी से उन आवाजों का सामना करते हुए उस पेड़ से जड़ी बूटी हासिल कर लेता है। आंख खुली तो जल सिंह और केशव जल सिंह के घर में थे और वहाँ पर वैद्य जल सिंह की बेटी का इलाज कर रहा था जड़ी बूटियों से। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पा। मैं तुम्हारे बारे में काफी सुना था लेकिन कभी विश्वास नहीं किया, लेकिन आज अपनी आंखों से देखने के बाद मुझे विश्वास हो गया है। इसीलिए मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद इस गांव में रहने वालों की जितनी भी मदद कर सकता हूँ उतनी मदद जरूर करूँगा। ऐसे जल सिंह सुधर जाता है और अच्छे से रहने लगता है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास करोड़ों की दौलत है। जब तक मेरी इज्जत ना हो मेरा भाई भी कुछ नहीं करता है। आप भला हम पर कैसे शक कर सकते हैं, वो भी उस इंसान को छोड़कर जिसे आपने अब तक 3 बार मुकाई वर्दत पर पाया था। पुष्पा भी आ रहा है बल्लादेव जी, थोड़ा सा सब्र रखिए। ये बात सुनते ही भल्लाला देवा का भाई गरुड़ा वहाँ से भाग जाता है। भैया, अब इंस्पेक्टर साहब से बात करो, मुझे कुछ काम है। तभी वहाँ पर पुष्पा आता है। उसके आते ही असेंबली में पुकार रहे लीडर्स की तरह पुकार रहे बल्लाला देवा, इंस्पेक्टर और बाकी लोगों के मुंह एकदम से बंद हो जाते हैं। उस सन्नाटे में पुष्पा की हल्की सी आवाज भी भारी लगती है। पुष्पा उसे वहाँ पर बुलाने की वजह पूछता है। तब इंस्पेक्टर कहता है कि हर रोज ढेर सारे लालचंद के पेड़ गायब हो रहे हैं। भल्लाला देवा का कहना है कि वो पुष्पा ही चुरा रहा है। तब पुष्पा पुष्पराज नाम है मेरा। कुछ कहने से पहले सोच लिया करो, लेकिन अब कह दिया है तो मैं इस बात की जड़ तक जाकर रहूंगा और तुम्हें तुम्हारा चोर ढूंढ कर दूंगा। हमारा पुष्पा अब एक डिटेक्टिव है। पुष्पराज साला झुकेगा नहीं। ये कहते हुए पुष्पा और उसका दोस्त केशव वहाँ से चले जाते हैं। गरुड़ा और बल्लाला देवा को एक ही बात का डर था, कहीं पुष्पा फिर से उनका बंधा ना फोड़ दे। इसलिए पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद ही बल्लाला देवा फिर से जाकर पुष्पा से मिलता है। पुष्पा, मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। तुम बस मेरे काम में अपनी टांग मत आने देना, वरना ये बल्लाला देवा तुम्हें पागल सांड की तरह उठाकर जंगल में फेंक देगा और ढूंढने में इतना वक्त लग जाएगा कि
तुम्हारे हड्डी अभी गलने लग जाएंगे। चोर चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई गलती जरूर करता है। वैसे ही बल्लालदेवा हमेशा अपने आप को पुष्पा से ज्यादा चालाक समझते हुए पहेलियों में संकेत देता है। नाव में बैठकर जल फेंकना बहुत आसान है। पानी में उतरेगा तो बड़ी मछलियाँ कहाँ जाएंगे। ये कहते हुए पुष्पा वहाँ से चला जाता है। केशव भी उसके साथ ही जाता है। पुष्पा अपने दोस्त केशव को गांव के हर कब्रिस्तान में जाकर वहाँ की मिट्टी कैसी है देखने को कहता है। अगर वहाँ की मिट्टी खोल की है तो पुष्पा का शक सच होगा, लेकिन केशव को कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन अपने दोस्त की मानकर चला जाता है और कुछ देर बाद लौट कर आता है। पुष्पा, गांव में 2 नए कब्रिस्तान हैं और एक पुराने वाले कब्रिस्तान, और उसकी हालत खराब है। लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कब्रिस्तान से क्या काम है। बल्लालदेवा मुझे फ्लावर समझ रहा है। उसे आज इस बात का एहसास होगा कि पुष्पराज फ्लावर नहीं, फायर है। पास आने की कोशिश करेगा तो जल कर मर जाएगा। तुम आधी रात को हर कब्रिस्तान के पास 10-10 ट्रक लेकर आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ पर मिलूंगा। ये कहते हुए पुष्पा गांव में जाता है, जहाँ पर कुछ गांव वाले उसका इंतजार कर रहे थे। बताइए, क्या बात है? भले ही आप जैसे भी हो, लेकिन हर मुश्किल वक्त में आप ही हमारे काम आते हो पुष्पा बेटा। गांव में एक ही स्कूल है जो सरकारी स्कूल है, लेकिन बल्लालदेवा जी उस स्कूल में पढ़ने के लिए भी हमारे बच्चों से फीस मांग रहे हैं। वो बात सुनने के बाद पुष्पा बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। गांव वालों के लिए उसका कुछ न कहना भी बहुत कुछ था, इसलिए वो भी सुकून से अपने अपने घर चले जाते हैं। और आधी रात होते ही केशव ट्रक्स लेकर कब्रिस्तान पहुँच जाता है। पुष्पा आकर बाकी मजदूरों से कब्रों की खुदाई करवाता है। उन कब्रों में लालचंद की लकड़ियाँ थी। वो देखकर केशव हैरान हो जाता है। तुम्हें ये बात कैसे पता है पुष्पा? पुष्पा डिटेक्टेड, डिपेक्टेड, जो भी हो, इंसान जब अपने आप को हद से ज्यादा होशियार समझता है, तब वो किसी न किसी रूप में सच बता ही दे देता है। और ढूंढने में इतना वक्त लग जाएगा कि तुम्हारे हड्डी अभी गलने लग जाएंगे। उसके बाद पुष्पा सारे लालचंद की लकड़ियाँ बेच देता है और हर कब्रिस्तान में एक एक लकड़ी छोड़ देता है और बचे हुए पैसों से बच्चों के लिए बहुत अच्छा स्कूल बनवाता है। और पुष्पा पुलिस वालों से बल्लालदेवा के द्वारा बनाए हुए कब्रिस्तान और उनमें छिपाए हुए चंदन के बारे में बताता है और पुलिस वाले पकड़ने के लिए उसके घर आते हैं। पुष्पा!